हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। हमारे प्राइमरी लेवल का है 1 to 5 के लिए 6 फरवरी को हुआ था। हमने अपने पिछले वीडियो में सीडीपी की बात कर ली थी, मैथ की बात कर ली थी और आज हम ईवीएस की बात करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करेंगे। हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देख लिए थे, 15 पेडागोजी। हमने मैथ के भी 15 सब्जेक्टिव देख लिए थे, 15 पेडागोजी। आज हम ईवीएस के 15 क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव। मतलब 15 नंबर के लेकर आएंगे आपके लिए पेडागोजी। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में। इससे पहले मैंने सीडीपी और मैथ की बात कर ली थी। अगर आपने क्वेश्चंस ना देखे हो तो हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमारी सीडीपी में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंपेरिजिंग वन स्टेट एंड द वन यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। यानी निम्नलिखित में से वह युगल यानी कि जोड़ा चुनना है जो हमारे देश का एक राज्य के बारे में बात कर रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हो। यानी कि हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस दिए गए तो इसमें से वो जोड़ा बताना है जिसमें हमारा एक राज्य आता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना। पहला हमारे पास है मणिपुर और जम्मू कश्मीर, दूसरा हमारे पास है असम और उड़ीसा, तीसरा हमारा है उत्तराखंड और मेघालय और चौथा है तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। जैसा हमें पता है कि जो ये तेलंगाना है ये भारत का राज्य है और जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी भारत का राज्य है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। उत्तराखंड ये भी भारत का एक राज्य, इसका कैपिटल है गैरसैंण और देहरादून। और मेघालय है, इसकी कैपिटल है हमारी शिलोंग। ठीक है, ये भी राज्य है। असम की कैपिटल है दिसपुर, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये तीनों भारत के मतलब 6 इतने टोटली 6 राज्य हैं। वहीं ये मणिपुर है, ये भारत का राज्य और जम्मू कश्मीर भारत का पहले तो राज्य था लेकिन बाद में अब ये क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, इस तरह से वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पूछ रहा है जोड़े के बारे में, जो राज्य के बारे में बताया और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, याद रखना। बाकी असम और उड़ीसा, उत्तराखंड और मेघालय, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश ये सारे के सारे राज्य हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर हमारे देश के क्रमशः एक राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वहीं हमारे पास एक नोट करने वाली बात है कि केंद्र सरकार द्वारा दादर नागर हवेली अर्थात दमन और दीव का विलय करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादर नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 पेश किया गया। ये प्रीवियस ईयर का था, अब तो ये सब हो चुका है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 3 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया आर, यानी भारत के हमारे 3 समुद्र तटवर्ती राज्य बताने हैं। वो राज्य बताने हैं जो समुद्र तटीय हों। पहला है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, उड़ीसा, कर्नाटक और चौथा है त्रिपुरा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो हमें पता है कि जो भारत है वो इस तरह से है। तो अब भारत के 5 राज्य यहाँ पे लगते हैं समुद्र तट में और 4 राज्य यहाँ पे लगते हैं। यानी कि इस तरह से भारत के 9 राज्य ऐसे होते हैं जो समुद्र तटीय होते हैं। हमें पूछा है 3 राज्य समुद्र तटीय राज्यों के बारे में, देख लेते हैं। इसमें हमने देखना पड़ेगा एक हमारा ये 9 राज्यों में से आपको बताने हैं। सबसे पहले देखो हमारा तेलंगाना। आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारे जो 9 ये समुद्र तटीय राज्य होते हैं, इसमें से तेलंगाना जो होता है वो नहीं होता है। तो इन 9 राज्यों में से तेलंगाना तो नहीं होगा। महाराष्ट्र है और उड़ीसा है, ये दोनों समुद्र तटीय राज्य हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, उड़ीसा की भुवनेश्वर, और दोनों है तटवर्ती राज्य। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 3 पूछा है। दूसरा हमारे पास है झारखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल। हमें पता है कि जो झारखंड है इसकी कैपिटल है रांची और ये समुद्र तटीय राज्य नहीं है हमारा, जबकि गुजरात भी है और पश्चिम बंगाल भी है। थर्ड हमारे पास है असम, उड़ीसा और कर्नाटक। इसमें जो असम है ये भी तटवर्ती राज्य नहीं है, जबकि उड़ीसा और कर्नाटक है। यहाँ पे ये त्रिपुरा है, ये भी नहीं है। केरल और आंध्र प्रदेश है। इसमें तो एक ट्विस्ट आ गया है क्योंकि इसमें हमें मिला था बोनस अंक, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस थे गलत। क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना, झारखंड, असम और त्रिपुरा ये चारों के चारों तटवर्ती राज्य नहीं है, जबकि हमसे पूछ रहा था सारे तटवर्ती राज्य होने चाहिए। महाराष्ट्र और उड़ीसा है, गुजरात पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा कर्नाटक है, केरल और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखना ये हमारे तटवर्ती राज्य
राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ये तटवर्ती राज्य हैं। यहाँ पे गुजरात आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे गोवा आता है, यहाँ पे कर्नाटक आता है, यहाँ पे केरल आता है। ठीक है, फिर इधर से तमिलनाडु आता है, फिर हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, फिर हमारा पश्चिम बंगाल आता है, फिर हमारा उड़ीसा आता है और पश्चिम बंगाल आता है। इस तरह से हमारे पास 9 तटवर्ती राज्य आते हैं। तो याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हमारा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे हैं। ठीक है, बाकी ये चारों जो है वो तटवर्ती राज्य नहीं है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि भारत कैसा देश है, एक प्रायद्वीपी है। इस तरह से देश होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जो दोनों ओर से किससे घिरा होता है? समुद्र से घिरा होता है। जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के 9 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस प्रश्न में कोई भी विकल्प तर्कसंगत नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे मिला था बोनस। याद रखने वाली 3 बातें हैं कि भारत जो है वो एक प्रायद्वीपीय देश है, 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। 9 समुद्र तटवर्ती हमारे राज्य हैं। इस तरह से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर तमिलनाडु हमारा है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। यानी मध्य प्रदेश जो हमारा बीच में ऐसे मध्य प्रदेश राज्य, इसके 3 निकटवर्ती राज्य हमसे पूछ रहा है। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और दूसरा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तीसरा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और चौथा है राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तर प्रदेश की हमारी है लखनऊ, राजस्थान की हमारी है जयपुर, बिहार की पटना। कभी कभी कैपिटल से भी पूछ लेता है, तो याद रखना भाई। मध्य प्रदेश का गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पूछेगा कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। इसका नाम भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश पड़ा। ये हमारा जो इंडिया है इसके मध्य में है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। इसकी राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कौन सा है? हमारे यूपी लगा हुआ है, राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। शहरी जीव विविधता पर देश का 2 दिवसीय 5-6 अगस्त 2022 को इंदौर में हो। तो पुराना क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बस आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यानी कि एक छात्र है वो 29 नवंबर 2022 को सूरत से कहाँ जा रहा है? नागरकोइल। ये ट्रेन 20:30 बजे चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंची। 20:30 का मतलब होता है 8:30 पर चली थी और 1 दिसंबर 2022 को 1 बजे नागरकोइल पहुंची थी। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल होगी निकटतम। ऑप्शन ए है 51 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 55 किलोमीटर हावर, ऑप्शन सी है 53 किलोमीटर हावर, ऑप्शन डी है 54 किलोमीटर हावर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 53 किलोमीटर हावर। हमारा जो है वो एक्सप्लेनेशन भी कह रही कि कैसे हुआ है। प्रारंभ समय के अनुसार था 29 नवंबर 2022 को सूरत से चली थी। कितने बजे? 20:30 PM पर। समाप्ति 1 दिसंबर 2022 को हुई थी नागरकोइल में दोपहर 1:13 बजे, यानी कि 1 बजे। 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक, इस तरह से ये चली है। कुल इसे समय लगा है 40 घंटे 23 मिनट। ठीक है, यानी कि 81/2 हावर्स, यानी कि 2119 किलोमीटर। ठीक है, 4 बराबर दूरी बटा समय और टोटल हम इसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 53 किलोमीटर हावर्स में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका घर और आपका विद्यालय
जो आपका घर है वो एक्स पर और आपका विद्यालय जो है वाई पर स्थित है। एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। ऑप्शन ए है 480 मीटर ठीक उत्तर, ऑप्शन बी है 280 मीटर उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है 80 मीटर ठीक उत्तर, ऑप्शन डी है 80 मीटर ठीक दक्षिण। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी 80 मीटर एग्जैक्टली साउथ, यानी 80 मीटर ठीक दक्षिण। एक्सप्लेनेशन भी हमारी कह रही है कि हमने इस तरह से बनाया था, अपने घर से विद्यालय की तरफ चले गए तो हमारे विद्यालय के हिसाब से हमारा घर जो था वो 80 मीटर ठीक दक्षिण में था। ये रीजनिंग टाइप का होता है। वैसे भी हमारी ईबीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं। झूम फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड बाय द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं। तो भारत के कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? 7। उसमें से मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है आदि के जंगलों में झूम खेती के तरीकों लोग अपनाते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा कि झूम खेती कहाँ की जाती है? पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं। ठीक है, इस विधि में जंगलों को काटकर तथा जलाकर क्यारियां बनाई जाती हैं और फसल बोई जाती है। इसे स्लेश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विधि में होता क्या है कि हम जंगल जो होते हैं उनको काट देते हैं या फिर उनको जला देते हैं और उनकी क्यारियां बनाते हैं और फसल उसमें बो देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न। ठीक है, भारत की 3 फसलें ऋतुएं हैं जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ मोस्ट कॉमन वर्ड्स फाउंड इन आवर कंट्री हैविंग एक्सीलेंट साइट एंड कैन डिस्टेंटली सी थिंग्स 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। यानी कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पंछियों का बेजोड़ा बताना है जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। मतलब हमसे भी 4 गुना तेज उनकी दूरी होती है, उस बहुत ही दूरी से वस्तुओं को देख पाते हैं। ऑप्शन ए है पिजन एंड पैरट, कबूतर और तोता। ऑप्शन बी है क्रो एंड कोयल, यानी कि कौवा और कोयल। ऑप्शन सी है वल्चर एंड डोव, यानी गिद्ध और फाख्ता। ऑप्शन डी है काइट एंड ईगल, चील और बाज। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, काइट एंड ईगल यानी चील और बाज। ठीक है, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पंछियों का बेजोड़ा चील और बाज है जिसकी दृष्टि कैसी होती है? श्रेष्ठ, और हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पंछियों में चील और बाज ऐसे पंछी हैं जिनकी दृष्टि होती है श्रेष्ठ और ये हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पंगुजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को हाल ही में सबसे श्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ 2 डिजीज स्प्रिटोस ड्यू टू मॉस्किटोस, यानी मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का हमें समुच्चय चुनना है। ऑप्शन ए है एंड टाइफाइड यानी हैजा और मियादी बुखार। ऑप्शन बी है कोलेरा एंड मलेरिया यानी हैजा और मलेरिया। ऑप्शन सी है टाइफाइड एंड मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया। ऑप्शन डी है डेंगू एंड चिकनगुनिया, यानी कि डेंगू और चिकनगुनिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंगू और चिकनगुनिया। ये ऐसे होते हैं जो फैलते हैं मच्छरों के द्वारा रोग। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मच्छरों द्वारा होने यानी कि फैलने वाले रोगों का समुच्चय है डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छर लोगों और जानवरों में रोग कारकों यानी कि वायरस और परजीवी को फैलाते हैं। कुछ मच्छर जनित रोग होते हैं जैसे कि डेंगू हो गए, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पीला बुखार हो गया, जीका वायरस हो गया, लास्का फाइलेरिया हो गया, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि। ठीक है, ये सारे होते हैं। वर्ष 2008 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू के टीके या डेंगवाक्सिया और
को अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियमित मंजूरी पाने वाला पहला डेंगू का टीका था। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले कौन से रोग होते हैं? डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, ये वायरस और परजीवी के द्वारा फैलते हैं। इसमें से डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, पीला बुखार, जीका वायरस, लासिका फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस है। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग स्केल इज प्रिंटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ अ मैप of the Union Territory of Delhi. Scale 1 meter बराबर 960 meter. On this map, the measured distance between any two places is 39.8 centimeter. The actual distance between the two places approximately, यानी कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिए गए पैमाना छापा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर यानी कि 960 मीटर होता है बराबर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी हमें बतानी है। ऑप्शन ए है 36 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 37 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 38 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 39 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 38 किलोमीटर। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अ गर्ल फ्रॉम अ हिली एरिया गिव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द हाउस ऑफ हर स्टेट. At our place it rains heavily and snows as well. When it is very cold we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. The roofs of our houses are made sloping. This state must be. यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की को अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है कि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और हिमपात भी होता है, और जब हमें ठंड बहुत अधिक हो जाती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं और हमारे घर की छतें कैसी ढालू होती हैं। ये राज्य कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है लद्दाख। इसमें असम और बिहार को तो हटा दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ नहीं होती है ठंड। हमने देखा था कि जिसने उसने अपने शहर के बारे में बताया था तो वो लद्दाख होंगे या तो हिमाचल प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, धर्मशाला, असम की दिसपुर, बिहार की हमारी पटना, लद्दाख की लेह। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश घरों के बारे में लड़की द्वारा दिया गया ये विवरण सत्य है कि हमारे यहाँ वर्षा कैसी होती है, बहुत ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ बैठना पसंद करते हैं वो लोग, धूप में बैठना। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घर की छतें कैसी होती हैं? ढालू वाली। अतः ये हिमाचल प्रदेश है। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित जो अटल सुरंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दो बातें याद रखना, BRO की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, और ये जो अटल सुरंग है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी पूछा गया है कि अटल सुरंग कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि डल लेक इज फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ आवर कंट्री. इन दिस लेक देयर आर हाउस बोट्स इन विच पीपल विजिटर्स लाइक टू लिव. दे आल्सो लाइक टू शिकारा एंड मूव द ऑर्स. दिस लेक इज लोकेटेड इन की डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। तो ये झील जिस शहर में है उस शहर का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी श्रीनगर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो डल झील है वो श्रीनगर में है। ठीक है, डल झील जो है वो श्रीनगर में है, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है। इसमें क्या है? हाउस बोट। हाउस बोट में लोग शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना पसंद करते हैं। जिस शहर में स्थित है वह शहर है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि डल झील श्रीनगर शहर में स्थित है, जो हमारे देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। और चलते हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर में स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है।
प्रीवियस ईयर का है तो ये सब नहीं पूछेगा। बस ये याद रखना कि डल झील जो है वो श्रीनगर में है, ठीक है। और इस झील में क्या है, हाउस बोट है। क्या है, हाउस बोट, जिसे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। और जो हमारे जो है स्टैचू ऑफ पीस, ये भी कहाँ है, श्रीनगर में है। और किसकी प्रतिमा है, रामानुजाचार्य की है स्टैचू ऑफ पीस, याद रखना। नेक्स्ट है मॉस्किटोस ऑफ्टन ट्रेवल्स अस इवन इन द डार्क दे कैन फाइंड अस बाय द। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरों में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन ए है हमारी सांसों के कंपनों द्वारा, वाइब्रेशंस ऑफ आवर ब्रीथ। ऑप्शन बी है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, हीट ऑफ द एक्सहेल्ड एयर। ऑप्शन सी है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, स्मेल ऑफ एक्सहेल्ड एयर। और ऑप्शन डी है कि पैरों की तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी। तो मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें देख सकते हैं, किसके द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पैरों की तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि मच्छर प्राय जो होते हैं वो पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से अंधेरे में भी हमें ढूंढ लेते हैं और हमें काट कर परेशान करते हैं। मच्छर एक हानिकारक कीट होता है और संसार के प्राय सभी भागों में ये पाए जाते हैं और इस प्रकार के रोगों के जीवाणुओं का वाहक होता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ 2008 में भारत में डेंगू के 1 लाख से अधिक और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, ये हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, यानी कि हमें जो ये पहले है ये हल करनी है। देखो हमारे जो सीडीपी होती है उसमें तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, मैथ इंग्लिश उसमें भी अपने आते हैं सब्जेक्टिव, लेकिन हमारी ये जो होती है ये क्या होता है, ईबीएस, इसमें बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े आपको माइंड लगा के सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसी एक पहेली भी आती है। हमारी पहेली है कि आई कैन बी पाउडर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी, इफ टू मच ऑफ मी इज एडेड आई मेक यू guessed she your eyes and nose begin to water and you cry, think and tell me who am I, tell me quickly who am I, the solution is। यानी कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, इतनी जल्दी बोलो कौन हूं मैं, इसका हल है। समझ गए होंगे भैया, मिर्च ही बोले गई होगी क्योंकि मिर्च के अलावा इतना खतरनाक कोई नहीं होता। ऑप्शन ए है टर्मरिक हल्दी, ऑप्शन बी है क्लॉव लौंग, ऑप्शन सी है कैडमम इलायची, ऑप्शन डी है रेड चिली। हाँ तो रेड चिली हमारा सही आंसर होगा क्योंकि पहले ही इतनी अच्छी में दी गई थी और ये सी होती है और ज़्यादा पड़ जाए क्या लगता है तो वो लाल मिर्ची है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उपयुक्त दी गई पहली लाल मिर्च से संबंधित है क्योंकि इसे सुखाकर कूटा व पीसा जाता है, भोजन में इसके प्रयोग से भोजन तीखा बनता है और खाने में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मुंह से सीसी निकलती है और नाक से पानी निकलता है, आँख और नाक से। वही हमें नोट करने वाली बात है कि सिक्किम की लाल चेरी मिर्च जिसे स्थानीय रूप से दालें खुर्सानी के नाम से जानते हैं, उनको केंद्रीय उद्योग संवर्धन केंद्रीय भौगोलिक संकेत जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया है। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जुडी ट्री विच आर मेनली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। दिस tree can grow without much water. This tree is very useful as its bark is used for making medicines and people like to eat its fruit. The wood of this tree is rarely affected by insects, hence not used as timber. It is not a shady tree. Animal in this area like to eat the leaf of this tree. The correct statement are, यानी कि राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला खेजड़ी वृक्ष है उसके बीच में कुछ हमें दी गई हैं तो हमें उनको चुनना है। पहला तो है कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है कि खेजड़ी वृक्ष जो होता है वो अपने अंदर वाटर को जो होता है वो कंज्यूम करता, वाटर को अपने अंदर रखता है तो हमें उगाने के लिए अधिक जल नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट, ये वृक्ष बहुत उपयोगी होता है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कि इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है तथा इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता है। चौथा, ये छायादार वृक्ष नहीं है और पांचवा है कि इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो हमें सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए है ए बी एंड सी, ऑप्शन बी है बी सी एंड डी, ऑप्शन सी है सी डी और ई और ऑप्शन ई है ए बी और सी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए बी और ई हमारा बिल्कुल आंसर
सही है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मुख्यतः पाए जाने वाले केसरी वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये वृक्ष कई मायनों में उपयोगी होता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, खानों में इसके फलों को पसंद करते हैं। इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, तो ये भी और उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट वेयर पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से हमें वह राज्य चुनना है जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी यानी कि तली समुद्री मछली खाना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। सही आंसर हो जाएगा गोवा। और याद रखना गोवा के लोग जो होते हैं वे पकी या तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं नारियल के तेल में, क्योंकि कोकोनट ऑयल में। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की अधिकता होती है। नारियल तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। तो हमारा हमने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो 9 तटवर्ती राज्य होते हैं जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आपका आंध्र प्रदेश और आपका कौन सा था, उड़ीसा, ये सारे होते हैं। तो इसमें से आपका जो होता है केरल, केरल की हम कहाँ की बात कर रहे हैं इसमें, गोवा की। गोवा में जो होता है वो भारत के पश्चिमी तट पर है। इधर देखो पश्चिम में, वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो वेस्ट साइड में है गोवा। गोवा में नारियल तेल और समुद्र की मछली ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली कहाँ है लोकप्रिय, गोवा में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक यानी कि टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव द टीचर। ऑप्शन ए है विषय में पारंगत होगा या होगी, हैज़ कमांड ऑफ हिज हर सब्जेक्ट। ऑप्शन बी है शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं, टेल्स ऑब्जेक्टिव्स टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ टॉपिक। ऑप्शन सी है विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता हो या करती हो, यूजेस वेरियस मीनिंगफुल इंस्ट्रक्टिव एंड रिलेवेंट लर्निंग रिसोर्सेज। ऑप्शन डी है विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देती हो, गिव्स होम असाइनमेंट आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखो हमसे कह रहा है कि ईवीएस जो है बहुत अच्छे से तब प्रभावशाली होगी, बच्चे अच्छे से तब समझ पाएंगे, तो टीचर क्या करेगा, विषय में पारंगत होगा। हाँ ये बात तो सही है कि उसे विषय में पारंगत होना चाहिए। अगर वो ईवीएस पढ़ा रहा है, उसे यही नहीं पता कि ईवीएस में पढ़ाया कैसे जाता है, उसे खुद ही नहीं आती है पढ़ाना, अब तो फिर कैसे वो पढ़ा पाएगा और बच्चे कैसे पारंगत हो पाएंगे, तो फिर यही तो गलत है ना। तो विषय में उसे पारंगत होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षक ने उद्देश्य के पाठ में ही प्रारंभ में ही बता दिया। हाँ ये भी थोड़ा सही है। अगर हम क्या करेंगे कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, इसे पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, अगर पीछे प्रारंभ में ही बता दिया है, जैसे कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रही हूँ और मैं आपको इस समय करवा रही हूँ ईवीएस। अगर मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि ईवीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 15 की पेडागोजी होगी, 15 सब्जेक्टिंग करा चुकी हूँ। आज मैं आपको पेडागोजी के क्वेश्चन कराई हूँ और ये पेडागोजी है, तो आप समझ जाएंगे हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ना। ये थोड़े बोरिंग क्वेश्चंस ज़रूर है पर ये एग्ज़ाम में आएंगे, तो हमने आपको उद्देश्य बता दिया है, तो आप भी आज सीख सकते हैं। थर्ड है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करें। अगर मैं यही चीज़ें आपको और इफेक्टिव तरीके से सिखाऊं, अच्छे से सिखाऊं, आपको कोई टूल्स वगैरह का प्रयोग करके चित्र बनाएगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और विषय पूरा करने के लिए घर के लिए दत्त कार्य दें, ये तो गलत हो जाएगा। घर के लिए होमवर्क देने से क्या आप समझ में आएंगे, नहीं। अब ये सारी बातें आप खुद पे लागू करके देखिए कि अगर आप स्टूडेंट थे और आपके टीचर आपको कैसे समझाएंगे कि अच्छे से समझेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस है वो ज़्यादा प्रभावशाली तब होगा जब विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे। हाँ विषय में भी पारंगत होना चाहिए और उद्देश्य बता देना चाहिए, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सीखने के संसाधनों का प्रयोग करें। ठीक है, हम टूल्स वगैरह यूज करेंगे तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि पर्यावरण शिक्षण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है।
ठीक है, यानी कि अर्थपूर्ण अच्छे तरीके से तभी सीख पाएगा जब संसाधनों का प्रयोग करेंगे। संसाधनों के प्रयोग से क्या होगा कि अध्ययन जो होगा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब रुचि पैदा होगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, जिससे छात्रों की चिंतन और तर्क करने की शक्ति का भी विकास होगी। और कक्षा में जो निरस्ता है, जो बोरिंग है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग फील, वो बच्चे फील नहीं करेंगे और वो कैसा उत्साही होकर ज्ञान को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई इज़ इट इसेंटिकल टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंट स्टडीज़, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसको एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। बिकॉज अ चाइल्ड लर्न्स इन होल रेदर देन इट पार्ट्स, क्योंकि मतलब क्या होता है कि जो हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसको हम एकीकृत क्यों करें, मतलब उसे एक ही जगह पे अच्छे से क्यों पढ़ाएं। क्यों इसलिए पढ़ाएं कि बच्चा जो होता है वो छोटी छोटी बातों को, मतलब वो खंडित अलग अलग टूटी हुई बातों को समझने के बजाय अगर हम पूरी तरह से उसको समझा देंगे तो वो आसानी से समझेगा। ये वजह है कि हमारा ऑप्शन बी कह रहा है कि बिकॉज चाइल्ड कैन कनेक्ट हिज और हर एक्सपीरियंस विद अब्स्ट्रैक्ट, यानी क्योंकि बच्चा जो होता है वो अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो मूर्त नहीं होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, अमूर्त होती है, उनसे बच्चा क्या होता है आसानी से जुड़ जाता है। थर्ड है क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। बिकॉज चाइल्ड कैन मेमोराइज ईजली फ्रॉम होल, यानी कि पूरी तरह से जब उसे बताते हैं तो वो आसानी से उसका रट्टा मार लेता है। नहीं, रटने वाली बात तो ऑलरेडी गलत हो जाएगी। चौथा है क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। बिकॉज चाइल्ड कैन ईजली डेवलप अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पार्ट्स, यानी हम टुकड़ों टुकड़ों में उसे समझाएंगे तो वो आसानी से समझ पाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसको एकीकृत करने की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि जो बच्चा होता है वो खंडित बातों को उतनी अच्छी अलग, मतलब ये बता दो एक राजा था, फिर बाद में बताओ एक रानी थी, बाद में बताओ कि महाराणा प्रताप थे, एक बाद में बताओ कि वो ये थे वो थे, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि पहले वाला पार्ट कौन सा है, दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, कैसे समझ पाएगा, वो आसानी से समझ नहीं पाएगा। इसकी बजाय हम उसे संपूर्णता में स्टोरी टेलिंग अच्छे से कर दें या कोई बातों से अच्छे से समझा दें तो बातों को आसानी से समझ पाता है। इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में सभी चीज़ों को एक जगह एकीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सिर्फ उनके परिवेश से ही परिचित नहीं कराता बल्कि उनके तथा उनके परिवेश के आपसी संबंध को भी मजबूत बनाता है। यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चे अपने परिवेश के बारे में जान सकें, बल्कि वे उनके संबंध जो उनके साथ होते हैं उनको भी करता है, मजबूत करता है। पर्यावरण को एकीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। बहुत सही बात है कि हमें पर्यावरण को यानी क्या कर देना चाहिए, एकीकृत कर देना चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो अलग अलग बातों की वजह सबको आसानी से समझ सके। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना आवश्यक होता है। चाइल्ड सेंटर्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजेज इन रेटिंग स्केल, यानी कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है दत्त कार्य असाइनमेंट, ऑप्शन बी है जांच सूची चेकलिस्ट, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन अवलोकन, ऑप्शन डी है रिटन क्वेश्चन यानी लिखित प्रश्न। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। तो निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल्स में कौन सी तकनीक उपयोग होती है। तो जो रेटिंग स्केल होती है उसमें अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन तकनीक का उपयोग होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। आइजैक और उनके साथियों के अनुसार श्रेणी मूल्यांकन मापनी वे बहुस्तर वाली मापनी है जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति एक विशेषता के अंशों को व्यवस्थित करता है। रेटिंग स्केल के हमें कई सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि इनका निर्माण विकास तथा प्रशासन सरल होता है। मतलब अगर हम रेटिंग स्केल का अच्छे से निर्माण करते हैं, विकास तथा प्रशासन कार्य कैसा हो जाता है, सरल। इनकी सहायता से निर्णायकों को निर्णय देना भी सरल हो जाता है और कई बार निर्णायकों को भी इसीलिए लाभ होता है कि शील गुण के संबंध में उन्हें जानने का अवसर
मिलता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर इंफॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईबीएस, यानी निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन ए है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन बी है एनेडोटल रिकॉर्ड्स, व्याख्यानात्मक अभिलेख। ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी है रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। कैसे, जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभिलेख यानी पोर्टफोलियो तथा क्रम निर्धारण रेटिंग मापनी पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन के क्या होते हैं, साधन। अपितु वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं होता है। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति के लाभ के लिए मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण पर स्कोर शैक्षणिक प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए और परीक्षण द्वारा विषय से संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के उत्कृष्ट क्या है, साधन है। नेक्स्ट है कि रीडिंग मैप्स इन इन्वायरमेंटल स्टडीज डेवलप एन इम्पोर्टेंट स्किल इन स्टूडेंट। डेट स्किल इज, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वे कौशल है, आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज हमें तब और अच्छे से जाती है जब हम मानचित्र पढ़ना सीख लेते हैं। तो ये कौशल कौन सा विकसित करता है, वह कौशल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कि ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, मेजरिंग ग्लोब एंड यूजिंग पोजीशंस ऑफ लाइंस। ऑप्शन बी है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स। ऑप्शन सी है अर्थपूर्ण कौशल माप निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, गुड कम्युनिकेशन स्किल टू डेवलप मीनिंगफुल स्किल। डी है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल, अंडरस्टैंडिंग प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन रिलेशन टू ईच अदर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें मैपिंग बहुत अच्छे से समझाई जाती है। मैपिंग का में जो कौशल होता है वो इसलिए होना चाहिए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति, इनको हम अच्छे से समझ कर सकें। ठीक है, इनके समझने का कौशल। हमारे एक्सप्लेनेशन कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र को पढ़ना, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का एक आवश्यक कौशल विकसित करना होता है। मानचित्र एक सपाट सतह पर खींचे गए क्षेत्र का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। ये दूरी, दिशा आदि के बारे में किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्ट और विस्तृत विशेषताओं को क्या करता है, चित्रित करने में हमारी मदद करता है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने को दर्शाता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। इसके 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी कि मानचित्र के बारे में अगर हमें पता होता है, अच्छे से हमें समझ होती है, तो हम इस छोटे से मानचित्र के माध्यम से ही समझ करते हैं कि इतनी इसकी दूरी चाहे इतनी इतनी है, स्थान ये यहाँ यहाँ है, दिशा इसकी ऐसी ऐसी है। तो मतलब बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो ये भी इसमें इसीलिए मानचित्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है नेवियस टीचर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड टू व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक इन वाटर, विच प्रोसेस स्किल विल बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट। यानी कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक चालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ऑप्शन बी है रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना। ऑप्शन सी है पानी के प्रति संवेदना, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स वाटर। ऑप्शन डी है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी से संबंधित एक प्रयोग का अगर संचालन करता है तो विद्यार्थियों में जो ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया है, इस कौशल का विकास होगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी से विद्यार्थी एक प्रयोग का संचालन करता है। इसके द्वारा वे विद्यार्थियों में अवलोकन कौशल का यानी ऑब्जर्वेशन स्किल का विकास करता है। क्योंकि क्या डूबा क्या तैरा, यानी कि वो कुछ चीज़ें जो होगा वो फेंकेगा तो वो डूब जाएंगी, कुछ चीज़ें फेंकेगा तो वो तैरेंगी। तो बच्चा अगर उसे अच्छे से देखेगा कि कौन कौन सी चीज़ें डूबी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं तैर रही हैं, तो उसकी ऑब्जर्वेशन जो होगी वो
अच्छे से विकसित होगी और वो अच्छे से उसे समझ पाएगा। अवलोकन कौशल एक ऐसा गुण और दक्षता होती है जो अपने परिवेश और उसके भीतर के तत्वों को स्वीकार करने, विश्लेषण करने, समझने और याद करने की आपकी एक और अधिक इंद्रियों की क्षमता से संबंधित है। छात्रों में अवलोकन का अभ्यास करने के लिए लोगों और आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता होती है। ऑब्जर्वेशन के लिए हमें बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है? ध्यान एक जगह पे एकत्र करना चाहिए। नेक्स्ट है कि EVS टीचिंग शुड इंकरेज प्रोसेस स्किल्स विच आर द कोर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया यानी कि कौशल नहीं है? ऑप्शन ए ऑब्जर्विंग अवलोकन, ऑप्शन बी है निष्कर्ष निकालना इन्फेरिंग, ऑप्शन सी है निर्धारित करना डिटरमाइनिंग और ऑप्शन डी है पूर्वानुमान करना प्रेडिकेटिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिटरमाइनिंग यानी कि निर्धारित करना। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है, देखो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पैडागोजी है तो स्वाभाविक सी बात है कि EVS कैसे पढ़नी चाहिए, EVS कैसे पढ़ानी चाहिए बच्चों को। आप बच्चों को क्या क्या सोच कर पढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें EVS से संबंधित ही पूछी जाएंगी कि आप अपने विषय में कितने पारंगत हैं और बच्चों को कितने पारंगत कर सकते हैं। ठीक है, EVS की पैडागोजी में यही सब होता है। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उसके अनुभव जुड़े होते हैं और इस अनुभव के अपने अपने तर्क होते हैं। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षण में पूर्वानुमान, अवलोकन और निष्कर्ष निकालना आधारित कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है और इसमें निर्धारित करना एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। यानी कि हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होता है उसमें सारी वातावरण की चीज़ें होती हैं, कैसे हमारे समाज में क्या हो रहा है, कैसा वातावरण में हो रहा है, तो सब हम ऑब्जर्व करते हैं और ये सब हमारे अनुभव एंड एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है और उसके आधार पर तर्क जन्म लेता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये सारी हमारे अंदर कौशल होने चाहिए, ऑब्जर्व करने के, पूर्वानुमान करने के, निष्कर्ष निकालने के। नेक्स्ट है कि एन एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर EVS शुड यानी EVS का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, बी रियल लाइफ बेस्ड एंड इंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है किसी भी समय अवधि का, बी ऑफ एनी टाइम ड्यूरेशन। ऑप्शन सी है प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, ओनली विद टीचर डायरेक्टेड इन नेचर। ऑप्शन बी है केवल पाठ्य पुस्तक की गई सामग्री पर केंद्रित, फोकस ऑन प्रिस्क्राइब्ड कॉन्टेक्स्ट कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स ओनली। हमने इतना पढ़ा है, हमें इतने में समझ में आ गया है कि जो EVS है या किसी की भी पैडागोजी है बच्चों के प्रति होती है ना कि टीचर के प्रति, तो केवल शिक्षक ओरिएंटेड होगी नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक होगी नहीं, किसी भी समय होगी नहीं, हाँ वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक हो सकती है। EVS हमें ये सब सिखाना चाहता है कि जो है वो बच्चों से संबंधित हो और आनंददायक और किससे और रियल लाइफ बेस्ड हो। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना, यानी कि EVS ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षा लोगों को मिले और लोगों का जो वास्तविक जीवन होता है, जो रियल लाइफ होती है, उससे बेस होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चों को आनंददायक हो, ना कि ऐसा हो बोरिंग सा जिससे बच्चे रिलेट ही ना कर पाए, है ना। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो बच्चों को कक्षा के बाहर के विश्व को कक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। यदि छात्रों और शिक्षकों में परस्पर अंतःक्रिया होती रहे, उन्हें प्रश्न पूछने का अच्छा अवसर मिले तथा छात्र स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से अवधारणाओं का पता लगाते हैं, तो उनके लिए कक्षा कैसी होनी चाहिए? आनंददायक होगी। ठीक है, जो बच्चे अपने जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट को क्लासरूम में लाना चाहते हैं, जो बच्चे बाहर से चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो सब क्लासरूम में सीख सकते हैं अगर हम अच्छे से गतिविधि करके सिखाएं तो। नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में
सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है क्रियाकलाप का संचालन, कंडक्टिंग द एक्टिविटी। दूसरा है रिवीजिंग, दोहराना। तीसरा है प्लानिंग, योजना बनाना। चौथा है रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, प्रक्रम पर विचार करना। तो हमारा सही क्रम चुनना है। सही क्रम इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए है ABCD, ऑप्शन बी है CADB, ऑप्शन सी है CABD, ऑप्शन डी है DCAB। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CADB। यानी सबसे पहले हमारा योजना बनाना यानी प्लानिंग आएगी, उसके बाद क्रियाकलाप का संचालन यानी कंडक्टिंग द एक्टिविटी आएगी, उसके बाद पराक्रम पर विचार करना रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस आएगी, और उसके बाद रिवीजिंग यानी कि दोहराना आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि क्रियाकलाप आधारित अध्ययन के अभ्यास में चरणों का सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले योजना बनाना, फिर उसके क्रियाकलाप का संचालन करना, पराक्रम पर विचार करना और फिर दोहराना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रीमाइज ऑफ द EVS करिकुलम इज, यानी EVS पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। ऑप्शन ए है रचनावाद सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी। ऑप्शन सी है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ऑप्शन डी है व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी यानी सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। ये EVS पाठ्यचर्या का आधार वाक्य। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों है। ये सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक दूसरे के लिए विषय वस्तु का निर्माण करता है और सहयोगी रूप के साथ सहयोगी कलाकृतियों की छोटी संस्कृति का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS इज यूजफुल बिकॉज EVS के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि ऑप्शन ए है ये शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। इट इनेबल्स अ टीचर टू बी ए गाइड एंड फैसिलिटेटर। ऑप्शन बी है इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी है कि बच्चे प्रयोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत होते जाते हैं। चिल्ड्रंस आर ओवरवेल्म्ड with the doing and the action part of project। ऑप्शन डी है इट ये कार्यानुभव एवं विचारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये कार्यानुभव एवं विचारी चिंतन के अवसर है वो है प्रदान करता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि EVS के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि ये कार्य अनुभव और अभिसारी चिंतन के अवसर को प्रदान करता है। ये अधिगम के लिए जो वास्तविक घटनाएं होती हैं उसको शामिल करते हैं जो बच्चों को अधिगम के लिए एक वातावरण भी प्रदान करते हैं। EVS अधिगम वातावरण और अनुभवों के माध्यम से बच्चे अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की खोज कर सकते हैं और उनसे जुड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन करेक्ट सीक्वेंस। समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है कि डिफाइन द प्रॉब्लम यानी कि जो समस्या है उसको परिभाषित करें। दूसरा है कि क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, डिस्कस पॉसिबल स्ट्रेटजी फॉर एक्शन। तीसरा है कि परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, इवेल्यूएट द रिजल्ट। चौथा है कि समस्या का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस द प्रॉब्लम। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम चुनना है। पहला है ADVC, दूसरा है ABCD, चौथा है DCBA, चौथा है ADCB। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, D, B और C। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। समस्या को परिभाषित करें, फिर समस्या का विश्लेषण करें, फिर क्रिया के लिए जो संभावित योजना है उस पर हम चर्चा करें और बाद लास्ट में परिणाम क्या है उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो समस्या को ही परिभाषित करना है कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे क्या करना है, फिर उसका विश्लेषण करें कि किस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं, योजनाएं उसके ऊपर बनाएं और लास्ट में उसकी मूल्यांकन कर लें। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग इन EVS, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज। EVS में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुनना है। पहला है विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित्र
यूनिवर्सिटी, रिवर, रेडियो, कंप्यूटर। दूसरा है बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, कारपेंटर, शॉपकीपर, टीचर्स, पेरेंट्स। तीसरा है विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस यानी कि यूनिवर्सिटी, वेस्ट मटेरियल, पेरेंट्स, ऑफिस। चौथा है मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो। मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर, जंगल, रेडियो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कारपेंटर, शॉपकीपर्स, टीचर्स और पेरेंट्स यानी कि बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जो EBS है यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसमें बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और ये कक्षा को जीवंत बनाते हैं। ठीक है, कक्षा को कैसा बनाते हैं? जीवंत। ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा हमारी क्लास मतलब सभी लोग जो है एक्टिव हैं इस क्लास में, सब कुछ है जीवंत सा लिविंग है सब कुछ। इसलिए ज़्यादा छात्रों की जो अंतःक्रिया है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, कठिन विषयों को भी समझाने में मदद मिल सकती है और जो मौलिक विचारों की मूर्त समझ है वो भी प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग यानी कि अभिविन्यास अथवा सक्रिय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है कि अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अभिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। फैमिली कैन कंट्रीब्यूट इन इट अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। ऑप्शन बी है अभिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। असाइनमेंट इज द ओनली वे ऑफ इवैल्यूएशन। तीसरा है कि अभिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट शैल बी गिवन एज होमवर्क ऑन डेली बेसिस। और ऑप्शन चौथा है कि अभिविन्यास जो है वो स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। असाइनमेंट्स हेल्प इन क्रिएटिंग आइडियाज एंड डेवलप क्लैरिटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के अभिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि अभिविन्यास और सक्रिय कार्य स्वयं के विचारों का निर्माण उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। इसे एक गतिविधि के कार्य के रूप में जानते हैं। अभिविन्यास की कुछ प्रमुख विशेषताएं ऐसी होती हैं जैसे कि यह विधि गृह कार्य प्रदान करने की सबसे अच्छी विधि होती है। सर्वश्रेष्ठ मतलब होता है सबसे अच्छी विधि होती है क्या करने की? गृह कार्य प्रदान करने की। इस विधि में अध्यापक जो होता है वह विद्यार्थियों को सक्रिय रखने के लिए दत्त कार्य के रूप में कई ऐसा कार्य प्रदान करता है जिसमें विद्यार्थी निश्चित समय में उस कार्य को हल कर सकते, यानी कि विद्यार्थी के ऊपर लोड नहीं डाला जाता है कि आपको ये काम करना ही करना है, इतने वक्त में करना है, बल्कि ऐसा काम दिया जाता है वो टाइम पे वो पूरा कर सके। ठीक है, इस विधि में बच्चों में सृजनशीलता और संग्रह करने की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। नेक्स्ट है कि इफ़ यू फाइंड दैट सम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट देन हाउ विल यू टीच सच स्टूडेंट्स। यानी आपको ये ज्ञात हो जाए, ये पता चल जाए आपको कि आपकी क्लासरूम में कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो होनहार हैं और बुद्धिमान हैं, तो आप उन्हें कैसे विद्यार्थियों को पढ़ा पाओगे? ऑप्शन ए है कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। नो स्पेशल स्ट्रेटजी विल बी यूज्ड। ऑप्शन बी है उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा। दे विल बी मेड टू सिट विद हायर क्लास स्टूडेंट्स। ये तो सबसे पहले काट दो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें पता भी चल जाए कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है तो उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बैठा दो, ये गलत है। तीसरा, उन्हें अलग पढ़ाया जाए। दे विल बी टॉट सेपरेटली, बिल्कुल गलत है, अलग थलग नहीं करना चाहिए। सीटेट में याद रखना, अलग थलग रट्टा मारना ये सब गलत होता है, ये सब नहीं बढ़ावा नहीं देगा। चौथा है कि उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करें। दे विल बी टॉट यूजिंग इनरिच्ड करिकुलम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि उन्हें समृद्ध और पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाना चाहिए। दे विल बी टॉट यूजिंग इनरिच्ड करिकुलम। सबसे अच्छा यही है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि यदि आपको ये ज्ञात हो जाए, ये पता चल जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी कैसे हैं, होनहार और बुद्धिमान हैं, तो आपको ऐसे विद्यार्थियों की समग्र पाठ्यचर्या का उपयोग कर उन्हें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक में महत्वपूर्ण और रुचि बना सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में, शिक्षण सामग्रियों में, विचारों में संगठन की सहायता से शिक्षण पाठ्यक्रम को जीवन प्रदान किया जाता है। ठीक है, CDP का और मैथ का भी वीडियो बना दिया है, ना देखा हो तो देख लेना। और आज EVS भी आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हिंदी के वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपका सब्जेक्टिव और पेडागोजी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। होम एजुकेशन के नाम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।